मूवी शुरू होती है और हम जैक को देखते हैं। जैक को कहानी सुनना और पढ़ना पसंद था। इस वजह से जैक अपने कमरे में काफी रात तक दानवों की कहानी पढ़ रहा था। तभी उसका पिता आता है। वो देखते हैं कि जैक अभी तक सोया नहीं है और वो कहानी पढ़ रहा है। ये देखकर जैक का पिता उसे सुलाने के लिए कहानी सुनाने लगता है। तब हमें पता चलता है कि आज से बहुत साल पहले राजा एरिक के पुजारियों ने स्वर्ग में जाने के लिए जादुई बीज का निर्माण किया और उसे जमीन में उगा दिया ताकि वो स्वर्ग में जाकर ईश्वर से मिल सके। वो बेल आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। साथ में वो पुजारी स्वर्ग में जाने के लिए उस बेल पर चढ़ने लगे, मगर धरती और स्वर्ग के बीच दानवों का लोक था। पुजारियों को लगा कि वो स्वर्ग में पहुंच गए, लेकिन वो दानव लोग आ चुके थे। अब राक्षसों को धरती तक आने का रास्ता मिल चुका था, जिससे दानव धरती पर आए और धरती पर रहने वाले जीवों को मारकर खाने लगे। खासकर इंसान इन दानवों का खास भोजन बन चुके थे। धीरे धीरे इंसानी आबादी खत्म हो रही थी। तभी राजा एरिक के पुजारियों को एक सुझाव आया। राजा एरिक ने उन राक्षसों के मुखिया को पकड़कर उसके दिल से एक मांत्रिक ताज बनाया, जिसके पहनने से सभी राक्षसों का दिल धड़कने लगा। अब उन सभी राक्षसों की जान ताज में आ चुकी थी, जिस वजह से सभी राक्षसों ने अपना सिर राजा एरिक के सामने झुकाया और राजा एरिक ने उन्हें अपने लोक में वापस जाने का आदेश दिया। बाद में राजा एरिक ने उस बेल को भी काट दिया। वक्त बीतता गया। वक्त के साथ राजा एरिक को ऊपर से बुलावा आया। राजा के साथ उस ताज और बीज को शाही कब्रिस्तान में दफना दिया। अगर ये बीज किसी के हाथ लगे तो फिर से धरती पर कयामत लौट आएगी, जिसे रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी। यही कहानी रानी इजाबेल को सुना रही थी। इन सारी बातों को सभी भूलने लगे थे कि धरती पर कभी दानव आए थे और उनकी गाथाएं लोक कथा बन गई। मूवी का सीन शिफ्ट होकर हम 10 साल बाद का समय देखते हैं। जैक के पिता बीमारी की वजह से चल बसे। तब से जैक की देखभाल उनके नाना कर रहे थे। जैक के नाना जैक को घोड़ा गाड़ी बेचने के लिए राजा के महल के अंदर भेज देता है। जैक एक किसान का बेटा था, इस वजह से वो मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रहा था। जैक अब नगर में आ चुका था। वो देखता है कि वही कहानी लोग नाटक के रूप में लोगों को करके दिखा रहे हैं। वहीं पर इजाबेल होती है। उसके पास महंगे गहने होने की वजह से उसे कुछ बदमाश छेड़ने लगते हैं। जैक ये देखकर उसकी मदद करने के लिए चला जाता है। उन बदमाशों को और जैक को पता नहीं होता कि वो लड़की यहाँ की राजकुमारी है। जैक उन बदमाशों से पिटाई भी खाता है। उतने में ही वहाँ पर राजा का होनहार सिपाही एलमंड आता है। सभी उन्हें देखकर अपने घुटने टेक देते हैं। जैक को ये बात पता नहीं थी। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि इजाबेल को लेने के लिए राज के सैनिक आए हुए हैं। इन सभी बातों के बीच किसी ने जैक की गाड़ी चुरा ली थी। बाद में हम रोड्रिक को देखते हैं। वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तब उसे रास्ते में एक पुजारी दिखता है। ये देखकर रोड्रिक अपने कमरे में जल्दी से जाकर देखता है। वो देखता है कि उसके कमरे में कोई आया था। रोड्रिक ने राजा एरिक के साथ दफनाए हुए बीज और ताज उसके कमरे से निकाल लिया था। यही बात उन पुजारी को पता चली थी, जिस वजह से उन्होंने अपने पुजारी को वो बीज लाने के लिए भेजा था। रोड्रिक इन बीजों की मदद से फिर से धरती पर दानवों को लाना चाहता था, ताकि वो धरती पर अपना राज्य चला सके। वो पुजारी बीज लेकर भाग चुका था। ये देखकर रोड्रिक महल के सारे दरवाजे बंद करने के लिए कहता है। अब पुजारी महल के अंदर फंस चुका था। वो उन सब से बचने के लिए जैक से घोड़ा खरीदने की सोचता है, मगर जैक को घोड़े के बदले पैसे चाहिए थे, जिस वजह से वो घोड़ा देने से मना करता है। पर पुजारी जैक को वो बीज देकर कहता है कि यह बीज बहुत ही अनमोल है। जब तुम इस बीज को हमारे आदमी तक पहुंचाओगे तब वो तुम्हें पैसे देंगे। और साथ साथ उसे यह भी कहता है कि इन बीजों को कभी भीगने मत देना। यह कहकर पुजारी वहां से भागने लगता है, मगर राजा के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। वही हम राजा को देखते हैं। राजा अपनी बेटी इजाबेल की शादी रोड्रिक से करवाना चाहता था। राजा को रोड्रिक के काले इरादे मालूम नहीं थे, पर रोड्रिक की उम्र 50 साल होने की वजह से इजाबेल उसे शादी नहीं करना चाहती थी। इस वजह से इजाबेल राजा से नाराज होकर महल से बाहर चली जाती है। इधर जैक अपने साथ वो बीज लेकर आया था। यह देखकर उसके नाना जैक को डांटने लगता है और वो बीज उठाकर फेंक देता है। जैक के नाना घोड़ा गाड़ी के पैसों से छत को ठीक करवाना चाहता था। जैक पैसे लेकर नहीं आया था, इस वजह से जैक का नाना जैक की चीजें बेचने के लिए ले जाता है। अब जैक घर में अकेला था। इजाबेल वहां से जा रही थी, तभी रास्ते में उसे तूफान पकड़ लेता है और बारिश होने लगती है। तभी उसे नजदीक ही एक घर दिखता है। वो वहां पर पनाह लेने के लिए चली जाती है, तो वो देखती है कि इस घर में वही लड़का है जो उसे मिला था। बाद में इन दोनों की आपस में पहचान हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि बारिश ज्यादा होने की वजह से जैक के घर के छत से पानी टपकने लगता है। जैक के
उसके नाना ने जो बीज फेंके थे उसमें से एक बीज लकड़ियों के दरार से नीचे चला गया था, जिस वजह से वो बीज जैक को नहीं मिला था। अब बारिश का पानी छत से गिरकर बीज तक पहुंच जाता है। बीज भीगने की वजह से उससे निकलने वाला पेड़ तेजी से बड़ा होता जाता है और जैक के घर को अपने साथ ऊपर ले जाता है। जैक घर से गिरकर बाहर आ चुका था, मगर इजाबेल अब भी उस घर में थी। जैक उसे घर से बाहर निकालने के लिए वेल पर चढ़ जाता है, पर घर अब बहुत ऊपर आ चुका था। यह देखकर जैक नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जैक की आँख खुलती है, तब वो पाता है कि शाही लोगों ने उसे घेर लिया है। जैक के पास इजाबेल का कंगन था, जिस वजह से महाराज जैक से इजाबेल के बारे में पूछने लगता है। तो जैक बताता है कि इजाबेल हमारे घर में पनाह लेने के लिए आई थी, पर अचानक घर के नीचे से वेल आकर घर के साथ इजाबेल को अपने साथ ले गए। ये देखकर महाराज अपनी सेना की हुनार एक टुकड़ी को ऊपर भेजने का फैसला करता है। साथ में जैक को भी भेजने का फैसला करते हैं, क्योंकि जैक ने रात के सारे कारनामों को देखा था। ये देखकर रॉड्रिक भी महाराज से कहता है कि मैं भी अपने होने वाले मंगेतर को वापस लाने के लिए जाऊंगा। इस टुकड़ी में एल्मंड भी चला जाता है। अब सभी ऊपर चढ़ रहे थे। काफी ऊपर पहुंचने के बाद कुछ सैनिक बारिश की वजह से फिसल कर रस्सी से लटकने लगते हैं। रॉड्रिक की नीयत पहले से ही खराब थी। वो उन्हें बचाने की बजाय उनकी रस्सी काट देता है और उनके गिरने की बात एल्मंड को नहीं बताता। अब वो सभी ऊपर आ चुके थे। उन्हें जैक का घर दिखता है, पर वहाँ पर इजाबेल नहीं होती। ये देखकर सभी इजाबेल को ढूंढने के लिए अलग अलग जाने लगते हैं। जैक को इजाबेल की डायरी मिलती है जो उसने इजाबेल को दी थी। इजाबेल ने वहाँ पर निशान छोड़े थे ताकि वो वापस आ सके, लेकिन वो यहाँ के राक्षसों के हाथ लग चुकी थी। एल्मंड और जैक इजाबेल को ढूंढते ढूंढते एक तालाब के पास आ जाते हैं। वो उस पानी में से जा रहे थे, तभी बड़ा सा फंदा उन्हें कैद कर लेता है। वो उसे काट कर बाहर तो आ जाते हैं, मगर तब तक वहाँ पर एक दानव आ चुका था। यह देखकर सभी अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। जैक उससे बचने के लिए पानी के अंदर ही छिप जाता है, पर उनमें से एक सिपाही को वो दानव पकड़ लेता है। एल्मंड उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर दानव एल्मंड को उछालकर फेंक देता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। रॉड्रिक भी इजाबेल को ढूंढ रहा था। उनके साथ शाही सिपाही था। वो उसे भी खाई में गिराकर मार देता है ताकि उसे आगे आने वाले परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तभी वहाँ पर एक दानव आकर उसके चेलों को खा लेता है और उसके पीछे से भी एक दानव आता है। रॉड्रिक उन्हें देखकर जल्दी से वो ताज निकाल लेता है जो एरिक राजा का था। दानव वो ताज देखकर रॉड्रिक के गुलाम बन जाते हैं। जिस दानवों ने इजाबेल को पकड़ा था, वो इजाबेल के खून की गंध सुनकर समझ जाते हैं कि यह राजा एरिक के वंशज से जुड़ी है। ये देखकर वो धरती पर जाने का रास्ता पूछने लगते हैं, पर इजाबेल उन्हें रास्ता नहीं बताती। जिस दानव ने एल्मंड को पकड़ा था, वो उन्हें इजाबेल के पास ले आता है। वहीं पर रॉड्रिक आ जाता है। सभी दानव उसके गुलाम है। ये देखकर इजाबेल और एल्मंड खुश हो जाते हैं, पर तभी रॉड्रिक का काला चेहरा उनके सामने आता है। वो दानवों को दूसरे दिन धरती पर ले जाने वाला था ताकि वो धरती पर अपना राज चला सके, और इजाबेल को मारने का आदेश देता है। दानव एल्मंड को एक तरह के चिपचिपे आटे में लपेटकर पकाने वाला था। जैक भी उस दानव का पीछा करते हुए यहाँ पर आ चुका था। जैक एल्मंड को बचाने के लिए ऊपर चढ़कर वहाँ पर लटकाया हुआ चाकू दानव के पीठ में घुसा देता है, मगर अब भी दानव मरा नहीं था, पर वो दर्द के मारे छटपटा रहा था। उसे ऐसा करने से वो वहाँ के दीवार में जाकर टकराता है, जिससे उसके पीठ पर लगा हुआ चाकू और भी अंदर चला जाता है और दानव यहीं पर मारा जाता है। इधर रॉड्रिक को उनके भागने की बात पता चल गई थी, जिस वजह से रॉड्रिक धरती पर जाने वाले रास्ते पर एक दानव तैनात कर देता है। अब जैक, इजाबेल और एल्मंड धरती पर जाने के लिए उस रास्ते के पास आए थे, तो वो देखते हैं कि धरती तक पहुंचने वाले रास्ते पर दानव सोया है। वो तीनों इतने बड़े दानव से तो नहीं लड़ सकते थे। ये देखकर जैक एल्मंड के साथ दानव के मुकुट के अंदर मधुमक्खी का छत्ता डाल देते हैं, जिससे दानव को मधुमक्खियां काटने लगती है और वो छटपटाता हुआ नीचे गिर जाता है। अब धरती पर जाने का रास्ता साफ हो चुका था, पर एल्मंड धरती पर वापस जाने के बजाय वो ऊपर ही रुक जाता है और इजाबेल को जैक के साथ धरती की तरफ भेज देता है। वही जो दानव ऊपर से गिरा था वो धरती पर आ जाता है। उसे देखकर लोगों को जो कहानी या लोक कथाएं लगती थी उन पर उन्हें विश्वास हो जाता है और राजा उस वेल को काटने का आदेश देता है बिना इजाबेल की परवाह किए। दूसरे दिन रॉड्रिक उन सभी दानवों के साथ धरती पर आने के लिए उस रास्ते के पास आता है। रॉड्रिक ने जैक से वो वेल के बीज अपने पास ले लिए थे और उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया था, मगर वक्त रहते इजाबेल और एल्मंड को उसकी सच्चाई पता चल गई थी। एल्मंड रॉड्रिक की ही राह देख रहा था। एल्मंड के सामने रॉड्रिक जैसे ही आता है, एल्मंड रॉड्रिक को देखकर उस पे झपट पड़ता है।
इस लड़ाई के दौरान रोड्रिक के पास से वो बीज गिर जाते हैं और एलमंड उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। वो अपने बचाव के लिए दानव की तरफ जाता है, मगर रोड्रिक बहुत ही ज्यादा घायल होने की वजह से वो मर जाता है। रोड्रिक को मरा देखकर वो दानव उसे उठा लेते हैं और उसके सिर का ताज अपने उंगलियों में पहन लेता है। अब रोड्रिक का खेल तो खत्म हो चुका था। इधर धरती पर राजा के सैनिकों ने वेल की जड़ें काटने की वजह से वेल भी नीचे गिरने लगता है। ये देखकर एलमंड भी उन पर कूद कर पकड़ लेता है। राजा ये मानने लगा था कि अब इजाबेल नहीं रही, पर वेल के साथ इजाबेल, जैक और एलमंड भी धरती पर आ जाते हैं। राजा इजाबेल को देखकर बहुत खुश हो जाता है। एलमंड वेल के साथ महल के बाहर जो नदी थी उसमें जाकर गिरता है। इजाबेल रोड्रिक की सच्चाई राजा को बताती है और वो महल की तरफ जाने लगते हैं। वही हम दानव लोग को देखते हैं। अब दानवों के पास धरती पर आने का कोई रास्ता नहीं था। ये देखकर मायूस हो जाते हैं और वो वापस लौटने लगते हैं। तभी जिस दानव ने राजा का ताज पहना था उसे वो बीज की थैली दिख जाती है। उन्हें उठाकर दानव जमीन बीज में उगा देता है। वो वेल आसमान में ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर सभी दानव उन पर चढ़कर उन्हें धरती की तरफ ले जाते हैं। जैक राजा के साथ नहीं जाता, वो अपने हाथ पैर धोने के लिए पानी के पास चला जाता है। तभी उसे पानी में दानव जमीन पर आते हुए दिखते हैं। ये देखकर जैक राजा की तरफ भागने लगता है। वो उन्हें बताता है कि दानव फिर से धरती पर आ रहे हैं। उन दानवों को देखकर सभी महल की तरफ भागने लगते हैं। इधर महल में एलमंड उन सभी दानव से बचने के लिए घोलता हुआ तेल नदी में डाल देता है और सभी सैनिकों को युद्ध के लिए तैनात करता है। अब सभी भागते हुए महल के अंदर आ चुके थे, मगर जैक पीछे होने की वजह से एलमंड उसे बचाने के लिए महल का दरवाजा बंद नहीं करता। जैक जैसे अपने घोड़े को महल के अंदर छलांग लगाता है तो उसके पीछे वही राक्षस कूद कर महल के दरवाजे को पकड़ लेता है जिसने राजा का ताज पहना था। पर राजा के सैनिक उसे तीर से घायल करके पानी में गिरा देते हैं और जो तेल पानी में डाला था उस पर आग लगा देते हैं, जिससे वो तड़पने लगता है। ये देखकर उन दानवों को लगता है कि अब वो मर गया है, पर वो पानी के अंदर चला जाता है। इधर महल के अंदर राजा इजाबेल को दूसरे राजाओं को पता चले कि धरती पर दानव आ चुके हैं। यह कहकर उसे महल की बड़ी मशाल जलाने के लिए कहता है। उसके साथ जैक भी चला जाता है। सभी दानव महल के दरवाजे को खोलने लगते हैं और बाहर से पेड़ों पर आग लगाकर महल के अंदर फेंकने लगते हैं। इधर इजाबेल मशाल जलाने जा रही थी तो जो दानव पानी में गिरा था वो पानी के सुरंग वाले रास्ते से महल के अंदर पहुंच जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। दानव जैक को खाने वाला था। जैक ने रोड्रिक को पूरे बीज देने के बजाय अपने पास एक बीज रख दिया था, तो वो वही बीज दानव के मुंह में डाल देता है और बहुत जल्दी उसके शरीर को चीरते हुए वेल बाहर आने लगते हैं। ऐसा होने से 2 मुंडी वाला दानव मारा जाता है और जैक के पास उस दानव का हाथ आकर गिरता है जिसमें उसने राजा एरिक का ताज डाला था। वही दूसरी तरफ दानव शक्तिशाली होने की वजह से राजा के सैनिक उन्हें रोक नहीं पाते और वो दरवाजा तोड़कर महल के अंदर आ जाते हैं। अब राजा भी हताश हो गया था, पर अचानक उन सभी दानव के दिल धड़कने लगते हैं और वो अपने घुटने टेक देते हैं। उन्हें ऐसा करते देख सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो देखते हैं कि जैक के पास राजा एरिक का ताज है। जैक उसे पहन लेता है और उन सभी दानवों को आदेश देता है कि वो अपने दानव लोग वापस चले जाए। सभी दानवों की जान ताज में होने की वजह से वो वापस चले जाते हैं। जैक ने इजाबेल की जान बचाने की वजह से राजा इजाबेल की शादी जैक से करवा देता है। बाद में हम देखते हैं कि इजाबेल और जैक को बच्चे हो चुके हैं और वो अपनी कहानी उनको सुना रहे थे और जो ताज था उन्होंने उसे सजाकर म्यूजियम में रख दिया था। पर म्यूजियम वालों को यह पता नहीं था कि इस ताज का महत्व क्या है। और यह मूवी यहाँ पर ही समाप्त हो जाती है।